जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर 19वां। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, तो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास एसएससी जीडी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो ये क्लास उनके लिए भी रहेगी इंपॉर्टेंट। अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरी अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी नहीं हुई है दोस्तों, तो ये डेली क्लासेस लिया करो। आप लोग आपकी अच्छा सा स्कोर आप लोग करके आओगे एग्जाम में, इतना तो है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। कल हमने 416 क्वेश्चन कवर किए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था दोस्तों मैंने आपको। ठीक है, किस संशोधन के तहत मतदान आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। अंत तक बने रहना। 92वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 61वां संशोधन? बताइए दोस्तों, किस संशोधन के तहत मतदान आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 61वां संशोधन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। 61वां संविधान के अंदर दोस्तों मतदान आयु किस से घटकर 82 कर दी गई। दोस्तों मुझे बताइएगा, जो 42वां संविधान है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। वो 3 शब्द कौन कौन से, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा फास्ट रहूंगा मैं। 1761 में, 1556 में, 1526 में या 1527 में? बताइए दोस्तों। 1527 में तो खनवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में ना, खनवा का युद्ध। आप लोग ध्यान रखना, खनवा का युद्ध। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ध्यान रखना दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध होता 5 नवंबर 1956। लिख लो डेट, 5 नवंबर 1956। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? एक तरफ हिंदू शासक विक्रमादित्य और दूसरी तरफ अकबर की सेना दोस्तों। इसमें अकबर की सेना विजय घोषित होती है दोस्तों। ठीक है, 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध होता है दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, पानीपत का तीसरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा लिख रहा हूं दोस्तों। आप नोट्स बना रहे हो तो बना लीजिए। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पर 1761 में होता है। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? बताइए। एक तरफ अहमद शाह अब्दोली और दूसरी तरफ मराठा। यहाँ पर अहमद शाह अब्दोली जीत जाता है। पानीपत का पहला युद्ध यहाँ पर होता है दोस्तों। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में है ना। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है दोस्तों। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यहीं पर दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है दोस्तों और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा शासक था जो पहली बार युद्ध भूमि में मारा गया? तो वो इब्राहिम लोदी है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। इसका सही जवाब दोस्तों हमारा द्वितीय पूछा ना दूसरा युद्ध, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक वाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। जम्मू कश्मीर से कौन सा आर्टिकल संबंधित है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, ध्यान रखना मेरे मित्रों, जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड 370 आर्टिकल था दोस्तों, 370 और 35A आर्टिकल है ना, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। एक अधिनियम आया था दोस्तों उसके तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 421। निम्न में से किस पोषक तत्व का मुंह में पाचन होता है दोस्तों? सबसे पहले वो कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन मुंह में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले पाचन क्रिया हमारी मुंह से ही शुरू होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो पता है। ठीक है, लेकिन मुंह में दोस्तों आप जैसे कोई भी अपन खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है दोस्तों, लार उसमें
पाई जाती है। और लार के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूं, लार के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम्स है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, लार, जिसको आप लोग इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, लार है ना। लार में आपको 2 एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। पहला एंजाइम्स कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइलिन। क्या मेरे मित्रों, टाइलिन। टाइलिन, पूरी कहानी ध्यान से सुनना, अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों दूसरा एंजाइम्स कौन सा है मेरे वीरों, लाइजोफाइम। लिखो दोस्तों, लाइजोफाइम। लाइजोफाइम, दूसरा एंजाइम कौन सा, लाइजोफाइम, ठीक है। तो आप सभी को पता, जब हम खाना खाते हैं तो इसमें जो लार होती है, जो सलाइवा होती है दोस्तों, वो इंक्लूड होती है। और सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइफोजाइम। ये जो टाइलिन हार्मोन है दोस्तों, ये टाइलिन एंजाइम्स है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है दोस्तों। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट। लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया, हमारे शरीर में सबसे पहले पाचन दोस्तों मुंह में होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों। अब ये लाइबोसोम क्या करता है गुरुजी, ये भी बता दो। तो ध्यान रखना, हम जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं, ये लाइबोसोम उसको किल कर देता है, वहीं पर मार देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 30% वहीं पर खत्म कर देता है। फिर दोस्तों आप सभी को पता है, स्टमक में जाता है दोस्तों खाना, ठीक है, वुंड पाइप की हेल्प से, इसोफेगस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एक दिन में मनुष्य के शरीर में दोस्तों 1 से 1.5 ग्राम मतलब लार होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहला किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद प्रोटीन होता है, जो पेप्साइन करती है उसका पाचन, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 422, तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, स्वप्ना कलिंगन को, अविलाश रावत को, एन बलराम को या पी गीता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। दोस्तों पी गीता की बात करें तो दोस्तों इनको के सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। के सरस्वती पुरस्कार, के सरस्वती पुरस्कार 2024, के सरस्वती पुरस्कार 2024, के सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का जवाब होगा ए एन बलराम, ठीक है। तो तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, मेरे वीरों ध्यान रखना, एन बलराम के द्वारा। दोस्तों ये जो स्वप्ना कलिंगन है ना दोस्तों, ये स्वप्ना कलिंगन, इनको दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्पाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पाइस पुरस्कार, मसालों वाला पुरस्कार है ना, स्पाइस, स्पाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ICSR के द्वारा, इंडियन स्पाइस रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। स्पाइस पुरस्कार, इनको दोस्तों स्पाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, स्पाइस पुरस्कार 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के तौर पे दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं करी दोस्तों, तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों। एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप उसका वेट ना करें, तैयारी को स्टार्ट करें आप लोग। इसका ऑप्शन सही सी जाएगा। क्वेश्चन 423, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली, राजगिरी, गिर, श्रावस्ती या वाराणसी। दोस्तों हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। लिख लो, वज्जी महाजनपद, वज्जी जनपद की राजधानी थी, जनपद वज्जी जनपद की। मोस्ट इंपोर्टेंट है राजगीर, चाहे इसको राजगीर कह लो चाहे गिरिब्रज कह लो दोस्तों, ठीक है। मगध, 16 जनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था दोस्तों, ध्यान रखना। 16 जनपद में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था मेरे वीरों, ध्यान रखना, मगध जनपद दोस्तों, ठीक है। मगध जनपद लिख दो यहाँ पे, मगध जनपद, ठीक है। कहीं जगह आपको राजगीर देखने को मिलेगा और कहीं जगह गिरिब्रज। श्रावस्ती दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की, कौशल जनपद। और दोस्तों हमारा प्रश्न का सही जवाब वाराणसी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो काशी महाजनपद की क्या राजधानी है दोस्तों, वाराणसी राजधानी है। अब चंपा दोस्तों किसकी राजधानी थी बताइए, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन 424, घूंघटी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, झारखंड का या हरियाणा का। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घूंघटी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का दोस्तों। डांगी नृत्य भी यही का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। डांगी नृत्य भी
यहीं का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। छपेली डंडा नाच भी यहीं का प्रसिद्ध है दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश के मैं आपको बता ही चुका हूँ, वापिस रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। जैसे कुम्मी लोक नृत्य ध्यान रखेंगे, सिद्धि माधुरी लोक नृत्य, तपेता गुल्लू, डीमसा, बोनालू, गोबी माधुरी, ठीक है, वीनाट्यम, कोलाट्टम, छड़ी, दम्पू, ये सारे के सारे आपको आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 425वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 10 या 8? तो इसमें बिल्कुल हम देरी नहीं करेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भी किया था, वो डेट क्या थी कमेंट करिए। क्वेश्चन 426, निम्न में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए, भिलाई, भद्रावती, बोकारो, राउरकेला, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना लिख लो यहाँ पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसका टाइम पीरियड क्या था कमेंट करके बताइए। पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों सरकार ने, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों सरकार ने लौह इस्पात के 3 नए कारखाने और स्थापित किए थे दोस्तों। लौह इस्पात के 3 नए कारखाने और स्थापित किए थे। पहला कारखाना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, भिलाई, भिलाई लिख लो यहाँ पे, भिलाई। पहला कारखाना कहाँ है? भिलाई, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कारखाना कौन सा स्थापित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, राउरकेला। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इनका सम्मान डायक, राउरकेला, ठीक है। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, दुर्गापुर, ठीक है। गुरुजी ये तो बता दें, ये माइंस आपने बता दी, लेकिन दोस्तों इनकी लोकेशन भी ध्यान रखना। ये है छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। सीधा पूछा जाएगा भिलाई कारखाने दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है और इनकी लोकेशन क्या है? छत्तीसगढ़। फिर आप लोग बताना होगा वहां पर, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राउरकेला दोस्तों बताइए कहां पर है दोस्तों, किसी को पता है तो ध्यान रखना, ओडिशा में। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो ये लोकेशन है, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हमारी टेक्निकल टीम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का हमें आंसर टिक करना है। क्या आंसर टिक करो मेरे वीरों? तो ध्यान रखना, भद्रावती, ठीक है। इनमें से जो कर्नाटक में स्थित है वो है भद्रावती दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 427वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या सरस्वती नदी? बताइए। यहां पर दोस्तों सरस्वती की जगह दोस्तों शरावती करी, यहाँ पे शरावती रिवर लिखना था पर सरस्वती लिख दिया। लिख लो यहाँ पे शरावती रिवर, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। शरावती नदी पर दोस्तों आप ध्यान रखना है सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। चाहे उसको जोग जलप्रपात बोल लो, उसी के नाम बता रहा हूं, चाहे उसको जोग जलप्रपात कह लो, जोग जलप्रपात, इसके अदर नेम बता रहा हूं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। या फिर इसी को जोग जलप्रपात को या फिर गांधी प्रपात कह लो, गांधी जलप्रपात कह लो, या फिर इसको गांधी जलप्रपात कह लो, गांधी प्रपात कह लो, या फिर इसको गरसोप्पा जलप्रपात कह लो, गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। तो ये सारे ही नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसके हैं? जोग जलप्रपात के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं लिख के आ जाता है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर बना हुआ। उनको पता है कि शरावती नदी है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं दूसरा नाम। 428वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूराल पर्वत और यूराल नदी ये दोनों यूरोप महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप या फिर दक्षिण अमेरिका? यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किस महाद्वीप से अलग करते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उच्च पर्वतीय। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, आयकर या टैरिफ? क्या होगा इसका सही जवाब? आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल हम इसको कहेंगे टैरिफ कर दोस्तों। क्या कहेंगे? टैरिफ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 431 आपकी स्क्रीन पर है। रुक्मणी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? बताइए स्टूडेंट्स। दोस्तों रुक्मणी देवी की मंदिर की बात करें तो गुजरात टिक करेंगे। अब गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, आपको कुछ ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सोमनाथ मंदिर गुजरात का। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर ये भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है, सोमनाथ मंदिर। और दूसरा ध्यान रखेंगे द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। और तीसरा मंदिर आपको ध्यान में रखना है गिरजा मंदिर। गिरजा मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरजा मंदिर, गिरजा मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों कब आक्रमण हुआ था दोस्तों और किसने किया था? आप लोगों को कमेंट करना है। सभी वीरों को कमेंट करना है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था वो किसने किया था और कब किया था। ये दो क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 432। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या बिहार? कमेंट करिए। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, ओडिशा की या बिहार की? तो दोस्तों मधुबनी चित्रकारी की बात हो रही है साथियों, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार की प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरिपन चित्रकला भी बिहार की है दोस्तों, अरिपन। कोदन चित्रकला, ठीक है। तो ये दो चित्रकारी आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछी जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों जैसे अरोफ चित्रकला हुई, अरोफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरोफ यहाँ की बहुत ही फेमस है। अरोफ, कांगड़ी, कांगड़ी चित्रकला, चित्रकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहाड़ी चित्रकारी, पहाड़ी और गिलोर, पहाड़ी और गिलोर, ये चार चित्रकलाएं आपको ध्यान रखनी है। गिलोर ये कहाँ की है मेरे वीरों? हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, ठीक है। ओडिशा की दोस्तों जैसे पटचित्र सौरा, ये लिख लो पटचित्र सौरा, पटचित्रकला, पटचित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पटचित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? और सौरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ओडिशा की है दोस्तों ये चित्रकारी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ 433वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल में ही टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा करी है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या भूटान? बताएंगे स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पे नेपाल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 434वां। सफेद लिली किस देश का प्रतीक चिन्ह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, इटली, बांग्लादेश, अमेरिका? दोस्तों हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, किसी को पता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे भारत का, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमें ये तो पता ही होना चाहिए। जिसको पता नहीं है कोई बात नहीं, तो मैं इसको बता दूं, अशोक स्तंभ ध्यान रखेंगे, अशोक स्तंभ। अपने भारत, प्यारे से भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे वीरों? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। हमें पूछा है सफेद लिली, तो हमें सफेद लिली टिक करना है। इटली की कैपिटल रोम, इटली की कैपिटल क्या है मेरे वीरों? रोम, ठीक है। मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया कि सफेद लिली किस देश का प्रतीक है? इटली का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश का क्या प्रतीक है, किसी को पता है? बताइए, अगर आपको पता हो तो बताइए। किसी को पता है दोस्तों? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। इसका दोस्तों है एक अमेरिका का, ध्यान रखना, बाल्ड ईगल, लिख लो बाल्ड ईगल इसका प्रतीक है, ईगल, बाल्ड ईगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है।
ये प्रतीक चिन्ह वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, देखिए इसीलिए मैं आपकी स्क्रीन पर ये लेके आया हूं दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 435वां। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये टॉपिक अच्छे से रटना है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 27 सितंबर को, 26 सितंबर को, 28 फरवरी को या 25 जनवरी को, बताइए दोस्तों। अगर 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस लिख लो, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 26 जनवरी की बात, 26 सितंबर की बात करें तो पर्यावरण दिवस, इसी का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 28 फरवरी को सभी को पता होना चाहिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है, लिख लो विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, किसी को पता है क्या? कमेंट करिए अगर किसी को पता है दोस्तों। 25 जनवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 436वां। टू पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर, खुशवंत सिंह, नयनतारा सहगल या मोरारजी देसाई, बताइए दोस्तों। दोस्तों मोरारजी देसाई की दोस्तों एक पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, नेचर, नेचर क्यूर, नेचर क्यूर इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे, क्या आंसर होगा दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर आप एक बार टिक कर लीजिए, E.M. फोरेस्टर है ना, यहाँ पर ये आएगा फोरेस्टर, ठीक है। तो टू पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? E.M. फोरेस्टर है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों खुशवंत सिंह की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, लिख लो इनकी पुस्तक, लिख लो इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, यहाँ पर लिख लो इनकी पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, INDRA, इंदिरा, इंदिरा जी, इंदिरा गांधी रिटर्न दिल्ली, ये इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है दोस्तों, ठीक है। अब एक पुस्तक और मैं आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। एक पुस्तक है दोस्तों जैसे कि हाँ, ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? ड्राइवन पुस्तक के लेखक आप लोग मुझे बताइए, ये जो मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। ये तो सबको आनी चाहिए दोस्तों, बहुत फेमस, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। अब बताइए दोस्तों ये ड्राइवन पुस्तक किसकी है, कमेंट बॉक्स में। 437 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त ये या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बिल्कुल समुद्रगुप्त टिक करेंगे दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये सभी को पता है गुरुजी, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। लेकिन भारत का नेपोलियन, लेकिन इसको भारत का नेपोलियन कहा किसने था? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ये तो सभी को पता है गुरुजी, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने? ठीक है, और क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने दक्षिण में दोस्तों 9+12 राजाओं को हराया, 9+12 राजाओं को हराया दोस्तों, राजाओं को हराया, इसीलिए दोस्तों इनको दोस्तों राजाओं को हराया, 9+12 राजाओं को हराया दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इनको विंसेंट स्मिथ, लिख लो भारत का नेपोलियन किसने कहा? मैं बता रहा हूं, विंसेंट स्मिथ ने कहा दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने, इसलिए दोस्तों इनको विंसेंट स्मिथ ने कहा। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। इसलिए इनको विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा कि ये भारत के नेपोलियन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी दोस्तों। इन्होंने इनकी एक पुस्तक हुआ करती, उसमें कहा दोस्तों, कौन सी पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिख लो, मैं छोटे छोटे अक्षर में लिख देता हूं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है दोस्तों, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों। अगर दोस्तों समुद्रगुप्त की बात करिए तो लगभग ये 335 BC से लेकर 480 BC तक, मतलब 380 BC तक रहे थे, इनका शासन टाइम पीरियड था, ठीक है। जिस दिन ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों, उस दिन इन्होंने
ये दोस्तों, और ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वो गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा राजा था जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई दिया जाता था? बताइए। वो दोस्तों समुद्रगुप्त ही है दोस्तों, ठीक है, संगीत के प्रेमी है दोस्तों, ठीक है, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन 438 आपकी स्क्रीन पर है। नील नदी को किस नदी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी आप सभी को पता होगा दोस्तों। नील नदी दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस नील नदी का उद्गम दोस्तों विक्टोरिया झील से होता है, लिख लो, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, विषुवत रेखा पर स्थित है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये नील नदी का उद्गम है दोस्तों, उद्गम है ना, नील नदी का यहाँ पे उद्गम है, उद्गम, ठीक है, नील नदी का ये उद्गम है दोस्तों, ठीक है। तो इसको किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? चिली, मिस्र, नेपाल या मिस्र, भूटान? तो बिल्कुल एक ही जवाब है गुरुजी, मिस्र, मिस्र कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नील नदी को रीढ़ की हड्डी किस देश को कहा जाता है, किस देश के लिए? तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। 439, पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, हाजीपुर या इलाहाबाद? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, और किसके समय हुई थी दोस्तों? रेलवे बोर्ड की स्थापना बताइए। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसी को पता है क्या, ये स्थापना इसकी? तो मेरे वीरो अगर ना पता हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। इसकी स्थापना आप ध्यान रखेंगे 1905 में होती है दोस्तों, ठीक है। किसके समय में होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, करजन के समय में, करजन के समय में, करजन के समय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली रेल कब चली थी, किसके शासन काल में चली थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहां से कहां तक चली थी ये भी लिखना है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? ये तो पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या रूस? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। भारतीय संविधान को दोस्तों हाथों से किसने लिखा? बताइए। तो पहले तो हम इसका आंसर करें, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत का है, और हाथों से किसने लिखा इस संविधान को? कोई कमेंट करेगा? हाथों से किसने लिखा? हाथों से लिखा, किसने लिखा? तो एक नाम निकल कर आएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। लिख लो नाम, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने दोस्तों रायजादा हाथों से लिखा है, हाथों से लिखा दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, मैं डेली होमवर्क में देता हूं। क्वेश्चन 441, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? 1950 में, 1953 में, 1955 में, 1960 में? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में टिक करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है साथियों, होमवर्क। और होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट किया करें दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले मेरा कौन सा स्टूडेंट क्लास को पूरा अंत तक वॉच करता है, कौन इतना एक्टिव रहता है, कौन कितनी तैयारी को अपनी सीरियसली कर रहा है दोस्तों, ठीक है। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार मेरे वीरों इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स मिलकर एक बार लाइक कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर कर दें। सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजें। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि गुरुजी हम जीके जीएस कवर कैसे करें, आरपीएफ का 50% है दोस्तों। तो ध्यान रखना जीके जीएस के लिए दोस्तों मैंने आरपीएफ की कितनी आरपीएफ की 65 क्लासेस कवर कराई हैं दोस्तों यूट्यूब पर, और 45 मॉडल पेपर कवर कराए हैं। दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग इन क्लासों के अंदर 2400 क्वेश्चंस कवर हुए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट इनको भी पढ़कर चला जाता है ना दोस्तों तो उसके 40 या 45 प्लस ये कहीं नहीं गए दोस्तों, 40 या 45 प्लस नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। मैं आपके लिए डेली नई क्लास लेके आता हूँ, डेली आपके रिवीजन के लिए क्लास लेके आता हूँ। आप अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए दोस्तों।
ये क्लास दोस्तों एसएससी जीडी की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप डेली आप ये क्लास ले सकते हैं एसएससी जीडी के लिए भी। कल हम इसी टाइम पर एक नए क्लास के साथ मिलेंगे एक और। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।